संस्कृत के विश्व प्रसिद्ध वैयाकरण आचार्य पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित तद्धित प्रत्यय प्रकरण इस श्रृंखला में आज मैं आपके सामने तद्धित प्रत्ययों के विषय में कुछ विशेष सूत्रों पर चर्चा करूंगी। इससे पूर्व हमने एक प्रकरण आरंभ किया था और उस प्रकरण को हमने कहा था क्षयतो अधिकार, छ और यत प्रत्यय का अधिकार। क्योंकि तद्धित प्रत्ययों की यदि बात करें तो आचार्य पाणिनि ने इस तरह से कोई नाम नहीं दिए हैं, परंतु व्याख्याकारों ने उनको प्रकरणों के रूप में उनको विभाजित कर दिया है। तो कुछ अन्य प्रकरणों के साथ साथ ये प्रकरण भी, इसका भी नाम उन्होंने दिया छ यतो अधिकार। तो अधिकारः अर्थात छ और यत प्रत्यय का अधिकार जो है ये आरंभ होता है। और इससे पूर्व हमने सूत्रों में च प्रत्यय और यत प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है और किन किन के साथ होता है, ये हमने इन पर चर्चा की थी। और उसमें प्रमुख था कि कृतात् छ सूत्र द्वारा छ प्रत्यय होता था या किया गया है, क्योंकि उसी को हम अभी आगे बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद ऊ से आरंभ होने वाली और गोवादि ऊ गवादि भी हो यत, इस सूत्र से यत प्रत्यय की हमने चर्चा की थी। तो तात्पर्य यह है कि तद्धित प्रत्ययों में छ प्रत्यय और यत प्रत्यय का प्रयोग होकर नए शब्द बनते हैं। जैसे हम तद्धित अर्थ से ही स्पष्ट है कि तत् मीन्स हम जो है वो शब्द रूपों की बात कर रहे हैं, और शब्द रूपों से जो लगते हैं उन प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो अलग अलग अर्थों में, भिन्न भिन्न अर्थों में भिन्न भिन्न तद्धित प्रत्ययों का वर्णन किया गया है। और उसमें छ प्रत्यय की बात करें तो छ प्रत्यय प्राकृतात् छ, इस सूत्र से हम प्राकृतात् मतलब तेन कृतम सूत्र से पहले पहले जितने भी सूत्र हैं उनमें जिन अर्थों में भी प्रत्यय कहे गए हैं वो छ के अधिकार में आएंगे। अर्थात जो भी अर्थ बताए गए हैं कि इस अर्थ में प्रत्यय होगा, इस अर्थ में प्रत्यय होगा, तो वो वहाँ पे कौन सा प्रत्यय होगा वो छ प्रत्यय के विषय में ही हम इसको ध्यान में रखेंगे, अर्थात वहाँ छ प्रत्यय होगा। इसी प्रकार से यत प्रत्यय भी, क्योंकि दो अधिकार हैं इसमें, तो जिन अर्थों में यत प्रत्यय होना है उनके लिए भी हमें देखना है कि यत प्रत्यय किस किस अर्थ में होना है, तो किन के साथ होना है। देखिए प्राकृतात् छ और उ गवादिभ्यो यत, ये दो सूत्र हैं। तो उ गवादिभ्यो यत अर्थात जो उ में समाप्त हो रहे शब्द हैं या गो आदि गण में पड़े गए हैं उनसे यत होगा। द छ प्रत्यय ही के अधिकार में ये भी है, लेकिन छ प्रत्यय एक करने वाला सूत्र एक सामान्य सूत्र है, उत्सर्ग सूत्र है, और यत प्रत्यय करने वाला सूत्र जो है वो उसके अंदर अपवाद सूत्र के अंतर्गत या इसको नियम सूत्र के अंतर्गत माना जा सकता है। तो इन्हीं दो अधिकारों में, इन्हीं दो प्रत्ययों के जो है प्रयोग हमने भिन्न भिन्न अर्थों में अपने पूर्व व्याख्यानों में आपके सामने समझाए हैं। अब जो सूत्र मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ वो सूत्र उस अर्थ में तस्मै हितम, देखिए अर्थ भी हमने अलग से आचार्य पाणिनि के सूत्र द्वारा स्पष्ट किया था, और उसमें था तस्मै हितम। और किस अर्थ में ये प्रत्यय लगेंगे, अर्थात उसके लिए हितकारी है। तो देखिए दो तीन चीज़ें जो हमें अपने इस प्रकरण को समझने के लिए अनिवार्य रूप से समझनी है। एक तो ये है कि ये जो प्रकरण है इसमें जो प्रत्यय लगेंगे वो कहाँ से कहाँ तक लगेंगे, क्योंकि अधिकार सूत्र है और अधिकार हमें बताना पड़ता है कि कहाँ तक ये इसका अधिकार है। अर्थात छ प्रत्यय अगर हमें लगाना है या यत प्रत्यय लगाना है तो इसका अधिकार कहाँ तक है। तो मैंने बताया कि प्राकृतात् छ सूत्र के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये जो प्रत्यय हम छ और यत प्रत्यय लगाएंगे ये इससे पूर्व के ही अर्थों में लगाएंगे। दूसरा ये भी हमें पता लगना है कि ये किस अर्थ में लगेंगे। तो किस अर्थ के लिए भी इसी प्रकरण में सूत्र है, और वह तस्मै हितम, अर्थात जिन शब्दों से प्रत्यय लगाए जाएंगे वो तस्मै हितम अर्थात उसके लिए हितकारी है, इस अर्थ में उसके लिए हितकारी है, उसके लिए उपयोगी है, उसके लिए उचित है। ये सारा जो जितने भी अर्थ हैं ये तस्मै हितम इसके अर्थ हैं। तो इस अर्थ में प्रत्यय लगेंगे। तो हमने दो चीज़ें देख ली कि इस प्रकरण में एक तो प्रत्यय कौन कौन से लगेंगे,
दूसरा हमने ये देख लिया कि ये प्रत्यय किस अर्थ में लगेंगे और प्रत्यय किन से लगेंगे। तो विशेष जो हैं शब्द दिए गए हैं, विशेष परिस्थितियाँ दी गई हैं। आगे आने वाले सूत्रों में हमने जिन पर पढ़ा है कि किस से जो है प्रत्यय किस शब्द से लगता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो प्रत्यय लगता है वो तस्मई हितम, जो कहा, तस्मई का अर्थ चतुर्थी, तो चतुर्थी में समाप्त होने वाले शब्दों को ही लगेगा ये प्रत्यय। तो ये कुछ विशेष बातें जिनका जानना ज़रूरी है, क्योंकि प्रस्तुत सूत्र जिसकी व्याख्या मैं आपके सामने करने जा रही हूँ उसमें हम कुछ अलग सी बात करने जा रहे हैं। उसमें तस्मई हितम जो है वो उसकी अनुवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि तस्मई हितम की हर जगह अनुवृत्ति हो रही थी। जो भी प्राकृताच्छा सूत्र से पूर्व जितने भी सूत्र थे उन सब सूत्रों में तस्मई हितम अर्थात उनके लिए हितकारी है, इस अर्थ में ही प्रत्यय लगाए जा रहे थे। परंतु यहाँ पर जो छ प्रत्यय लगाया जाएगा उसका इस अर्थ में प्रयोग ना होकर अब जिस अर्थ में है वो सूत्र आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रही हूँ, और वो सूत्र है तदस्य तदस्मिन् स्यात् इति। तो इसमें देखिए इस सूत्र में जो पद हैं वो है, एक तो तदस्य है, दूसरा तदस्मिन् है और स्यात् और इति, ये सब मिलकर ये सूत्र बना है। तो इनको हमें समझना है। सबसे पहले तदस्य, तदस्य में दो शब्द हैं, तत् और अस्य। और तत् शब्द जो है, तत् शब्द नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयोग होता है। तो तत् और अस्य, अस्य षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति में प्रयोग है। तो यहाँ पे तद और अस्य, अस्य एतत् शब्द से बनता है। तो यहाँ पे तद और एतत् दो शब्द हैं, और इसके बाद तद और अस्मिन्, और तद यहाँ पर भी तद है और अस्मिन् है। तो यहाँ पे देखिए तत् शब्द प्रथमांत है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में तत् बनता है, और दूसरे में भी तत् शब्द प्रथमांत है। तो अस्य शब्द षष्ठ्यंत है। तो इसी तरह अस्मिन् शब्द सप्तम्यंत है। तो यहाँ पे इससे क्या अर्थ है, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये तद में प्रथमा विभक्ति में समाप्त होने वाले शब्द से प्रत्यय लगाए जाएंगे। ये प्रत्यय किस विभक्ति में समाप्त होने वाले शब्दों से लगेंगे, तो इसका उत्तर तद से प्राप्त हो रहा है। तो तद दोनों जो है, तद अस्य में भी तद प्रथमा में है, तद अस्मिन् में भी प्रथमा में है। तो इसका अर्थ है कि प्रथमा विभक्ति में समाप्त होने वाले शब्दों से तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग होगा इस सूत्र में। और उसके बाद अब ये जो है किस अर्थ में होगा, देखिए तद अस्य, वह इसका है। अब तस्मै हितम की बात नहीं है कि वह इसके लिए हितकारी है, इस अर्थ में नहीं, वह इसका है या वह इसमें है। और स्यात् बहुत ज़रूरी है। मैं आपको वह इसका है और वह इसमें है, वैसे तो मैं वाक्य पूर्ति के लिए बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पे स्यात् लगेगा। और स्यात् का अर्थ क्या होता है, स्यात् जो है वो लिंग लकार का प्रयोग है, और वो संभावना अर्थ में प्रयुक्त हुआ है यहाँ। तो संभावने लिंग, ये संभावना अर्थ में यहाँ लिंग लकार का प्रयोग किया गया है। अर्थात यहाँ पे तद अस्य स्यात्, अर्थात यह या वह इसका हो सकता है। तो इसका हो सकता है इस अर्थ में, और वह इसमें हो सकता है इस अर्थ में। यहाँ पर जो तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग होगा। और अब कौन से तद्धित प्रत्यय का प्रयोग होगा, तो सूत्र में नहीं है, तो सूत्र में नहीं है, लेकिन ये जो 5 1 16 सूत्र है ये प्राकृताच्छः जो है तेन कृतम जो सूत्र है उससे पूर्व के सूत्रों में आता है। इसलिए ये तो हम इसको हमें समझना ही पड़ेगा कि ये छ प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र है। दूसरा ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि छ प्रत्यय का केवल छ प्रत्यय ही नहीं, यदि तदस्य तदस्मिन् इस अर्थ में अगर शब्द उ में समाप्त हो रहा है या फिर गो अधिगण में पढ़ा गया है, तो वहाँ पर छ ना होकर यत प्रत्यय होगा, क्योंकि छ और यत दोनों प्रत्ययों का अधिकार चल रहा है। तो ये तो एक बात मैंने आपको बताई कि यहाँ पर प्रत्यय किन शब्दों से होता है और प्रत्यय किस अर्थ में होता है, और
तो तद मीन्स प्रथमांत से होगा, अस्य मीन्स इसका है इस अर्थ में होगा। इसी तरह तद मीन्स प्रथमांत से होगा, अस्मिन मीन्स इसमें है इस अर्थ में होगा। लेकिन प्रत्यय कौन सा होगा फिर, और प्रत्यय कौन होगा, प्राकृतात् छ सूत्र द्वारा हमें पता चलेगा। तो छ प्रत्यय होगा, क्योंकि यहाँ यथाविहित प्रत्यय बात कही गई है। तो यथाविहित का अर्थ है कि जो प्रत्यय इस संदर्भ में हमें प्राप्त हो रहे हैं, इस प्रकरण में जो प्रत्यय प्राप्त हो रहा है वो होगा। तो वो प्रत्यय मैंने बताया आपको छ प्रत्यय होगा। और यदि वो उ और गवादिगण में है वो शब्द, तो फिर यत प्रत्यय होगा। तो यथोचित रूप से जिसकी आवश्यकता है इन दोनों में से एक प्रत्यय हम करेंगे। और अर्थ कौन से हैं, ये उसका है, ये इसमें है, हो सकता है। देखिए स्यात है नहीं है, एक स्पष्ट बात नहीं है, एक संभावना है कि ये इसका हो सकता है या इसमें ये हो सकता है। तो यहाँ पे इन अर्थों में जो प्रत्यय किए जाते हैं उनके उदाहरण के रूप में मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगी। परंतु संस्कृत भाषा में इसका जो यदि हम अर्थ देखें तो प्रथमा समर्थाद षष्ठ्यर्थे सप्तम्यर्थे च यथा विहितं प्रत्ययो भवति यत् तत् प्रथमा समर्थम स्यात् चेत् तद् भवति। तो ये बात मैंने अभी आपको हिंदी भाषा के माध्यम से स्पष्ट की, उसी को यहाँ संस्कृत में लिखा है कि प्रथमा विभक्ति में समाप्त होने वाला होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए। देखिए सामर्थ्य बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर अर्थ नहीं होगा कोई भी तो अर्थ के बिना किसी शब्द का प्रयोग या किसी का प्रयोजन नहीं होता, इसलिए समर्थ होना चाहिए। और प्रथमा विभक्ति में है तो षष्ठी के अर्थ में उसमें जो है प्रत्यय लगेगा, और प्रथमांत का सप्तमी के अर्थ में भी प्रत्यय लगेगा। और वो जो प्रथमा समर्थ है वो स्यात् चेत् तद् भवति, अर्थात उस प्रथमा समर्थ की संभावना हो तभी जो है यहाँ पर प्रत्यय लगेगा। तो इति कर्णस्ततश्चेत् विवक्षा। तो प्राकारा, अब उदाहरण से आपको स्पष्ट करना चाहूँगी कि उदाहरण जैसे है प्राकारः आसाम इष्टकानां स्यात्। तो ये देखिए पूरा वाक्य है, और इस एक वाक्य को किस तरह से हम एक ही शब्द से जो है स्पष्ट कर देते हैं, ये विशेषता है संस्कृत भाषा की, संस्कृत व्याकरण की, आचार्य पाणिनि की। तो यहाँ पे जब कहा कि प्राकार, प्राकार होता है कि दुर्ग के आसपास बनाई जाने वाली जो दीवार को प्राकार कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जो दीवारें हैं वो ईंटों की बनती हैं, ठीक है। तो किसी प्राकार को देखकर या किसी दीवार को, दुर्ग की दीवार को देखकर ये संभावना की गई कि प्राकार, ये जो ये दीवार है, आसाम इष्टकानां स्यात्। आसाम इस इन, देखिए अदस शब्द है जिसका अर्थ होता है यह है, और षष्ठी भक्ति बहुवचन में आता है आसाम। तो मैंने अभी षष्ठी अर्थ की बात की कि षष्ठी अर्थ में जो है प्रत्यय लगेगा, तो यहाँ षष्ठी अर्थ में है। तो प्राकारः आसाम इष्टकानां स्यात्, अगर हम ये बात करते हैं कि ये जो दुर्ग की दीवार बनाई गई है ये इन ईंटों की हो सकती है। स्यात् कहा, हम स्पष्ट, क्योंकि दीवार बनी हुई है और ईंटें अगर पड़ी हुई हैं तो हम उस दीवार को देखकर, और हमें ये संभावना हो रही है कि संभवतः ये जो दीवार बनी है, ये जो ये ईंटें पड़ी हैं, इन ईंटों की हो सकती है। हम लोग स्पष्ट रूप से फिर भी नहीं, निश्चित रूप से नहीं कह सकते, लेकिन एक जब संभावना जहाँ पे की जाए तो फिर उस प्राकार शब्द से, प्रथमा विभक्ति में समाप्त है। देखिए हमने कहा प्राकारः प्रथमा एक वचन में है, आसाम षष्ठी अंत है, तो षष्ठी भक्ति के अर्थ में यहाँ हो गया कि ये दीवार इन ईंटों की है, आसाम इष्टकानां, और स्यात् क्योंकि हमने संभावना की है। तो इसलिए प्रथमांत शब्द से, देखिए ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ प्राकार शब्द भी है और इष्टक शब्द भी है। इष्टक ईंटों को कहते हैं, तो प्रत्यय किस में लगेगा, तो आसाम इष्टकानां स्यात्, ये तो आसाम इष्टकानां, ये तो अर्थ है कि इस अर्थ में हमने प्रत्यय करना है। और प्रत्यय करना किससे है, प्रथमा विभक्ति में समाप्त होने वाले शब्द से। तो प्राकार शब्द प्रथमा विभक्ति में समाप्त हो रहा है और इससे हम प्रत्यय करेंगे। और प्रत्यय कौन सा करेंगे, ये भी एक हमारे सामने प्रश्न है ना। तो दो प्रत्यय प्राप्त हो रहे हैं, एक छ और एक यत।
यत प्रत्यय के संबंध में तो हमने पढ़ा कि गो जो है ऊ में समाप्त होने वाला शब्द हो, तो प्राकार शब्द ऊ में समाप्त होने वाला तो नहीं है, अकारांत है, अ में समाप्त हो रहा है, तो इसलिए और ना ही ये गो आदि गण में पढ़ा गया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ यत प्रत्यय तो नहीं हो सकता। तो दूसरा कौन सा प्रत्यय है? तो प्राकृता छ सूत्र द्वारा यहाँ पर छ प्रत्यय होगा। अब छ प्रत्यय हुआ प्राकार शब्द से, और किस अर्थ में हुआ कि ये प्राकार इन ईंटों की है। तो ये ध्यान रखिए कि ये जो प्राकार शब्द, वैसे प्राकार शब्द तो दीवार के लिए है, लेकिन इससे जब हम प्रत्यय लगा देते हैं तो जो वो शब्द निष्पन्न होता है वो अब वो शब्द उन ईंटों के लिए प्रयुक्त नहीं, उस दीवार के लिए प्रयुक्त नहीं होगा, अपितु उस वो दीवार जिन ईंटों की बनी हो सकती है उसके लिए प्रयुक्त होगा। जैसे मैंने अभी आपके सामने, अभी पहले मैं शब्द किस तरह से बनेगा वो बताती हूँ। तो प्राकारा आसाम इष्टकानाम स्यात्, यहाँ पे प्राकार शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन में सुप्रत्यय लगेगा, और आसाम इष्टकानाम स्यात् या आसाम स्यात्, क्योंकि इष्टक ईंटों की जगह कुछ और भी तो हो सकता है ना। यहाँ तो ईंटों के लिए प्रयोग हो रहा है इसलिए हम बता पा रहे हैं, लेकिन आसाम इष्टकानाम स्यात् या किसी और चीज़ के लिए भी अस्य मृदस्य स्यात्, इस मिट्टी की बनी हुई है, ये भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्योंकि हम ईंटों की बात कर रहे हैं कि ये ईंटों को देख के हमें ये संभावना करनी की है कि ये जो दीवार है ये इन ईंटों की है। तो प्रथमांत प्राकार शब्द से आसाम स्यात् इस अर्थ में कि इनकी हो सकती है, इस अर्थ में हमने प्रत्यय लगा लिया छ। अब छ प्रत्यय लगाएं, और हम जानते हैं कि छ प्रत्यय जब लगाते हैं तो हम छ प्रत्यय लगाने के बाद आयन यह फड खच घाम प्रत्यय आदि नाम इस सूत्र का प्रयोग करना आवश्यक होता है, क्योंकि छ प्रत्यय को किसमें परिवर्तन करना है? छ का छ नहीं रहता है जब प्रत्यय को हम लगाते हैं, तो जब हम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो छ जो है वो ईय में बदल जाता है। तो प्राकार और ईय, और छ के स्थान पर ईय होता है। यदि हम गिनती करेंगे आयन, एय, ईन और ईय चतुर्थ स्थान पर है ना, फ ढ ख और छ भी चतुर्थ स्थान पर है। तो जब यथा संख्यम अनुदेशा समानाम सूत्र की प्रवृत्ति होकर यहाँ पर जो ये छ है उसके स्थान पर हमें ईय प्राप्त होता है। और ये भी ध्यान रखना है कि छ के जो है अ को बीच में नहीं लेना, केवल छ जो व्यंजन के स्थान पर ईय होता है, और ईय भी य जो है उनका हलंत होता है। तो ईय और फिर छ का अ भी बच जाता है हमारे साथ, हमारे पास। तो ईय में अ मिला दीजिए तो पूरा ईय बन जाता है। तो प्राकार छ, प्राकार ईय, और प्राकार के र को यस्येति च सूत्र द्वारा उसका र के अ का लोप हो जाता है, तो र हलंत रह जाता है, और उसमें जब हम ई मिला देते हैं तो प्राकारीय ये हमारा शब्द बन जाता है। तो ये प्राकारीय शब्द की निष्पत्ति जो प्रत्यय लगाकर, तद्धित प्रत्यय छ लगाकर किस प्रकार से हुई, ये जब मैंने आपको स्पष्ट किया तो इससे जो शब्द बनता है प्राकारीय, तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि अब ये शब्द जो बना है वो प्राकार के लिए नहीं है। अब ये क्या अर्थ दे रहा है? इष्टका का, इष्टकों का अर्थ दे रहा है। अब ये शब्द ईंटों के लिए प्रयुक्त हो रहा है कि ये ईंटें जो हैं वो कैसी हैं? प्राकारिया, अर्थात प्राकार के लिए ये बनाई उपयोगी हैं, हो सकती हैं। ये प्राकार जो है ये इन ईंटों की हो सकती है। तो ये ईंट कैसी हैं? इन ईंटों की ये प्राकार हो सकती है। तो इस प्रकार से ये प्राकारीय शब्द अब इष्टकों के लिए प्रयुक्त होता है। तो जब हम ऐसी ईंटें दिखाना चाहते हैं किसी को, कि हम ये कहना चाहते हैं कि ये ईंटें हैं जिनसे ये प्राकार बना हुआ है, तो हम प्राकारिया शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम तद्धित प्रत्यय नहीं जानते तो हम फिर लंबी प्रक्रिया करते हैं, हम कहते हैं कि प्राकारः आसाम इष्टकानाम स्यात्। तो ये प्राकार जो है इन ईंटों की हो सकती है। अदरवाइज हम अगर करें तो हम कहेंगे कि ये जो है ईंट प्राकारिया ईंटें हैं, ये इष्ट का जो है वो
प्राकार के लिए हैं। तो इस प्रकार से, और यहाँ पे देखिए संभावना बहुत ज़रूरी है, निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता। अगर दीवार बनी हुई है और उसने अपने हाथ से वो ईंटें या उन ईंटों में से नहीं लगाया है, तो वो निश्चित रूप से नहीं कह सकता ना कि ये ईंटें जो है प्राकारीय ईंटें हैं, अर्थात प्राकार इन ईंटों की बनी हुई हैं। तो इसलिए वो संभावना उसको होती है कि ये ईंटें ऐसी जो पड़ी हुई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि प्राकार ये जो दीवार है ये इन ईंटों की बनी हुई है। तो उस अर्थ में हम च प्रत्यय लगाकर प्राकारीय शब्द बनाएंगे। इसी तरह देखिए एक महल है, प्रासाद महल को कहते हैं। तो प्रासाद को देखकर, और लकड़ी पड़ी हुई है, तो कोई व्यक्ति ये संभावना कर रहा है कि प्रासादा अस्य दारोः स्यात्। वो कह सकते हैं ये जो महल है वो इस लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी को देखकर ये संभावना की है कि लकड़ी का बना हुआ हो सकता है। स्यात् अवश्य ध्यान में रखना है। यदि मैं ये कहती भी हूँ कि लकड़ी का बना हुआ है, तो ये वास्तव में ये मुझे ये कहना चाहिए कि लकड़ी का बना हुआ हो सकता है। तो ये प्रासाद, ये महल इन लकड़ियों का बना हुआ हो सकता है। तो प्रासादा अस्य दारुणेः स्यात्। तो यहाँ पे दारू का, इस दारू का ये प्रासाद है, तो इस अर्थ में मुझे प्रत्यय लगाना है। और प्रासाद शब्द से भी, जैसे प्राकार शब्द से प्रत्यय लगाया छ, इससे भी छ प्रत्यय लगेगा और बन जाएगा प्रासादीय। तो अब प्रासादीय शब्द जब बना है, तो ये अब शब्द महल के लिए प्रयुक्त नहीं हो रहा है। ये अब किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? दारू के लिए। देखिए नपुंसक लिंग में प्रयोग है प्रासादीयम दारू। तो प्रासादीयम दारू नपुंसक लिंग दारू शब्द है और उसका विशेषण है। अब इसलिए अब ये जो शब्द है प्रासादीय, ये महल अर्थ न देकर जो महल इस लकड़ी का है, उस लकड़ी के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर छ प्रत्यय लगाकर प्रासादीय शब्द निष्पन्न होता है। ये तो मैंने आपको बताए प्रथमा विभक्ति के अर्थ कि प्रथमा विभक्ति में प्रथमा नहीं, षष्ठी विभक्ति के अर्थ, अर्थात प्रथमा विभक्ति में समाप्त होने वाले समर्थ प्रातिपदिक से षष्ठी के अर्थ में ये इसका हो सकता है, ये हमने प्रत्यय लगाया छ। लेकिन तद अस्मिन भी है, सूत्र का दूसरा भाग है तद अस्मिन, अर्थात ये इसमें है। इस अर्थ में भी हम प्रथमांत से प्रत्यय लगाएंगे, इसमें है, इस अर्थ में। तो जैसे देखिए हमने कहा कि प्रकार इसका है, ये दीवार इसकी है, इष्टकों की है, इन लकड़ियों उनके ईंटों की है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्राकारो अस्मिन देशे स्यात्। तो ये जो प्राकार, जो दुर्ग की दीवार है, वो इस स्थान पर हो सकती है। मुझे पता नहीं है कहाँ पर दुर्ग की दीवार बनी हुई है या पहले कभी बनी थी, इस समय वो दिखाई नहीं दे रही है। उसका कुछ अंश देखने के बाद व्यक्ति ये कभी ये संभावना करता है कि ये जो है प्राकार, ये जो दुर्ग, ये दीवार है, ये इस स्थान पर हो सकती है। तो अभी भी मान लो हम सोचें कि हम नहीं गए हैं वहाँ, लेकिन हम कह सकते हैं कि इस स्थान में, जो स्थान है, इस पर ही दीवार हो सकती है। और जाकर देखें तो हो भी सकती है कि वहाँ दीवार हो और नहीं भी हो सकती है, लेकिन स्थान के अर्थ में। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ प्रथमांत है प्राकार, जो प्राकार दुर्ग की दीवार अर्थी है, प्रथमांत है। लेकिन अस्मिन देशे, अस्मिन इसमें है, तद अस्मिन, तदस्य का उदाहरण मैंने दिए। अब ये इसमें है, इस अर्थ में प्राकार शब्द से हम छ प्रत्यय करेंगे। तो प्राकारः अस्मिन देशे स्यात्, प्राकार इस स्थान पर। देखिए इसमें है, इसमें हम कुछ भी कह सकते हैं। इस हमने यहाँ पे इस देश उदाहरण दिया, देश का मतलब स्थान यहाँ पे। तो ये तो प्राकार शब्द से जब हम इस स्थान पर हो सकती है, इस अर्थ में इससे प्रत्यय लगाएंगे, तो जो शब्द बनकर आएगा, प्राकारीय शब्द जो पहले बना, वो जहाँ पे इस अर्थ को भी देगा कि ये स्थान जो है वो प्राकारीय है। ये देश के लिए अब प्रयुक्त होगा। ये जो शब्द है ये इस स्थान के लिए प्रयुक्त होने लग गया।
और कैसा क्या अर्थ देगा कि ये वो स्थान है जहाँ पर प्राकार या दुर्ग की दीवार हो सकती है। तो ये जो प्राकारी ये शब्द बनकर आया है, ये संभावना अर्थ में और स्थान के लिए प्रयुक्त होना इसका प्रयोजन हो गया। तो तद्धित प्रत्ययों का जब प्रयोग करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि हमें ये जो शब्द प्राप्त होते हैं वो किसी अलग किसी विशेष अर्थ को देते हैं। इसीलिए एक शब्द तद्धित प्रत्यय लगाकर जब बनाया जाता है तो वो एक शब्द अनेक प्रकार के अर्थों में प्रयुक्त होता है, और कहाँ उस शब्द का किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है ये फिर उस संदर्भ और प्रसंग के आधार पर हम जान जाते हैं। और उसको जब हम जान लेते हैं तो फिर हम उस अर्थ में कौन सा तद्धित प्रत्यय प्राप्त होता है, उन सूत्रों के माध्यम से उस तद्धित प्रत्यय को हम वहाँ पर प्रयोग करके उस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्राकार शब्द यदि हम इस स्थान पर है ये बताना चाहते हैं, उस स्थान को बताना चाहते हैं जिस पर वो प्राकार बनी हुई है, तो हम तदस्मिन अर्थ में इसमें छ प्रत्यय लगाएंगे और वही अर्थ देगा। और यदि ये इसकी बनी हुई है, इस चीज़ की बनी हुई है दीवार, तो ये अर्थ देना चाहेंगे तो भी छ प्रत्यय लगाकर प्रयोग होगा। लेकिन वो शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है ये हमें देखना पड़ेगा। अगले व्याख्यान में मैं इसी से संबंधित कुछ और आगे व्याख्या करूँगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।